Hello everyone. So let us discuss another important topic of the material chapter, that is economic order quantity, commonly known as EOQ और reorder quantity। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको स्टॉक लेवल्स का एक टॉपिक करवाया था। उसके अंदर भी मैंने आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट से थोड़े फेमिलियर हो जाओ और जो वीडियो अभी ये देख रहे हैं उनको भी ये टॉपिक बिल्कुल इजी लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ये कॉन्सेप्ट थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, तो आप इसमें डायग्राम, फॉर्मूलाज, एक्सप्लेनेशन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसमें जनरली एक चीज जरूर आती है पेपर में। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मैंने आपको पहले भी बताया था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि जब भी हम एक नया ऑर्डर प्लेस करते हैं सप्लायर को, तो हम एक बारी में कितना ऑर्डर प्लेस करें कि जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है मटेरियल की कॉस्ट क्या होती है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कितना ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, उसको स्टोर करने का खर्चा कितना होगा, वो मिनिमम हो, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और रीऑर्डर क्वांटिटी, इसका मतलब एक बारी में हम कितना क्वांटिटी को ऑर्डर करें कि हमें वो इकोनॉमिक पड़े। इकोनॉमिक मतलब कि वो हमें सस्ता पड़े। ठीक है, अब इसमें 2-3 तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका मीनिंग बताता हूँ। EOQ इज दैट साइज ऑफ द ऑर्डर विच गिव्स मैक्सिमम इकोनॉमी। मैक्सिमम इकोनॉमी मीन्स यू कैन से मैक्सिमम एडवांटेज, क्योंकि उसको प्राइस या उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। मैक्सिमम इकोनॉमी इन परचेजिंग एनी मटेरियल। However, reorder quantity is the quantity which is normally placed when the stock reaches the reorder level. Reorder quantity is EOQ because it is the quantity which is most economical to order. मतलब हम एक बार में कितना यूनिट्स या केजी ऑर्डर करें कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या आए, मिनिमम आए। While setting EOQ, two types of cost should be taken into account. जब भी हम EOQ के बारे में बात करते हैं तो वैसे तो 3 कॉस्ट होती हैं, बट बेसिकली हम जो बात करते हैं, हम 2 कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। एक और कॉस्ट होती है, वह मैं आपको बताऊंगा, परचेज कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है जब भी मैं कोई एक नया ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो उस टाइम पर कितना खर्चा होता है या क्या खर्चा होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो इट इज द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर विद द सप्लायर। भाई मैं कहता हूँ कि अगर मैं सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, वो कह रहे ठीक है मैं आपको गुड्स भेज दूंगा, और हर बार ट्रांसपोर्टेशन 500 रुपये लगेगा आपको गुड्स भेजने का, तो वो कॉस्ट पर ऑर्डर हो गया एक तरह से। इट इज जनरली फिक्स एंड इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सैलरीज एक्सेट्रा। तो ये हमारा किसका पार्ट हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट का। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है इट इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द स्टॉक इन स्टोरेज। ये स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट को हम लोग स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गुड्स या माल मंगवाया और आपने गोडाउन में रख दिया, तो गोडाउन में माल खराब ना हो जाए तो आप उसकी इंश्योरेंस करवाते हो, तो इंश्योरेंस कॉस्ट हो गया। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे आपने अगर मान लीजिए कहीं से पैसा रेस किया हुआ और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो जितना आपने मटेरियल में पैसा ब्लॉक किया होगा उसके कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो वो हमारा किसका पार्ट हो गया, दैट इज द कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट ये दोनों होती हैं। एक इसके अंदर थर्ड कॉस्ट और होती है, वो मैं आपको चाहता था मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊं, ये होती है परचेज कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट का जो रेलेवेंस होता है वो तभी आता है जब हमारे को डिस्काउंट के बारे में बात हो रहा होगा। तो परचेज कॉस्ट का तो सिंपल मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कितना परचेज किया इनटू परचेज प्राइस। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस कॉस्ट का जो रेलेवेंस होता है परचेज कॉस्ट का, वो तभी आता है जब डिस्काउंट हो। अगर वह डिस्काउंट नहीं होता तो मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें, जिसमें ये आपको हलक से मैं हाईलाइट करूंगा कि परचेज कॉस्ट अब कैसे इन्फ्लुएंस करेगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स, जितना आपको आपने यूनिट्स खरीदा इनटू जितना आपने उसका प्राइस पे किया। अब EOQ निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल कंजम्पशन भी बोलते थे, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर या कॉस्ट पर ऑर्डर भी लिख सकते हो आप इसको, अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये पर यूनिट है, प्लीज रिमेंबर, ठीक है।
ये मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वाली वीडियो में, फॉर्मूला दोबारा बता रहा हूँ, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर या कॉस्ट पर ऑर्डर बोल सकते हैं अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। प्लीज मेक श्योर कि जो ईओक्यू के केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी। और ईओक्यू पर अभी अब मैं बाद में बताऊंगा, अभी ईओक्यू में क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट की टोटल वैल्यू क्या होती है, सेम आती है। तो देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलती कैसे है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो सकता है आपको निकालना पड़े। अब मान लीजिए सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन या एनुअल रिक्वायरमेंट, एक ही बात है, आप इसको अलग अलग मत समझना, अपॉन ईओक्यू। ईओक्यू में अपॉन ईओक्यू क्यों करा, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक बारी में हम कितना ऑर्डर करें कि हमारी टोटल कॉस्ट कम आए। मान लीजिए मेरे को एनुअल कंजम्पशन 2000 केजी की मटेरियल की है कि मुझे 2000 केजी मटेरियल चाहिए और ईओक्यू आया हमारा 100 कि एक बारी में आप 100 केजी ही ऑर्डर करो, तो 2000 डिवाइड बाय 100, तो आपको 20 ऑर्डर्स करने पड़ेंगे ईयरली, क्योंकि एनुअल है ना ये, तो आपको साल में 20 ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर और कॉस्ट पर ऑर्डर से हमें मल्टीप्लाई करना है। और तभी मैंने आपको बताया था ऑर्डरिंग कॉस्ट जनरली फिक्स रहती है। जैसे उसने बोला जी आप कितने भी ऑर्डर में मंगाओ माल, हर बार ट्रांसपोर्टेशन 500 रुपये लगेगा, या जो लेट्स से जो डिलीवरी बॉय है तो वो इतना पैसा चार्ज करेगा, उसकी सैलरी इतनी होगी, उसकी कमीशन इतनी होगी, तो वो हमारा किसका पार्ट हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट का। कमीशन तो नहीं, आप उसमें बोल सकते हो कि डिलीवरी मैन का कॉस्ट है कि भाई वो एक बारी में 400 रुपीज लेगा, ये उसका आप चार्जेस कह लीजिए, फी कह लीजिए, तो वो हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिपेंड करेगा, दैट इज ईओक्यू। कैरिंग कॉस्ट जनरली मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको हम स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ईओक्यू अपॉन 2, क्योंकि ये एक तरह से एवरेज कंसिडर करता है, इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये भी क्वेश्चन में जनरली गिवन होती है और ये परचेज प्राइस से लिंक भी होती है जब परसेंटेज में गिवन होगा, वो मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। आप सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ईओक्यू का जब थ्योरी कॉन्सेप्ट आता है तो इसका डायग्राम, तो आप डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस्ट, यहाँ आप लिखेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी। अब देखिए कैरिंग कॉस्ट, भाई जितना माल आप बढ़ाते जाओगे उतनी ही कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी आपकी, क्योंकि आपकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये आप सीधा इसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हैं। कॉस्ट पर ऑर्डर क्या होता है, जैसे जितने ऑर्डर आप करते, जितने आप क्वांटिटी ज्यादा ऑर्डर करोगे आपकी कॉस्ट पर ऑर्डर क्या होती जाएगी, कम, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बाय, क्योंकि आप जितना ज्यादा रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या, ईओक्यू, तो जितना ज्यादा आप क्वांटिटी मंगाओगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, बिकॉज आप उतने ही ऑर्डर कम करोगे, बिकॉज आप ईओक्यू में ज्यादा माल मंगवा रहे हो, तो इसलिए हमेशा डाउन होती है। तो जहां पर ये देखिए ईओक्यू कौन सा पॉइंट होगा, जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये वाला जो पॉइंट हमारा है ये हमारा ईओक्यू हो गया। और टोटल कॉस्ट हमारी यहाँ पर क्या होगी, मिनिमम होगी। टोटल कॉस्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो ये मिनिमम होगी, दिस इज मिनिमम। तो ये हमारा इसका डायग्राम होता है, ठीक है। तो मेन आपको इसके अंदर फॉर्मूले आने चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे, एनुअल कंजम्पशन अपॉन ईओक्यू, फिर कैरिंग कॉस्ट ईओक्यू अपॉन 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कई बार वो एजम्पशंस भी पूछ लेते हैं ईओक्यू की क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस्ट पर ऑर्डर विल रिमेन सेम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम। आपको बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं साइड बाय साइड, क्योंकि वो आपकी एक्सप्लेनेशन को इनहेंस कर देगा कि जो कॉस्ट पर ऑर्डर होती है वो कांस्टेंट रहेगी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल रिक्वायरमेंट जो मटेरियल की है वो भी सेम रहेगी, वो फ्लक्चुएट नहीं करेगी। तो ऐसे आप 2-3 असम्पशन बना सकते हैं। और सिंपल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, ठीक है, और कॉस्ट पर ऑर्डर विल रिमेन सेम, एनुअल रिक्वायरमेंट डज नॉट चेंज, ठीक है, एंड कैरिंग कॉस्ट विल डिपेंड ऑन परचेज प्राइस। तो ये आप इसके असम्पशंस में लिख सकते हैं, बाकी आप बुक से स्टडी कर सकते हैं। अब एक चीज और याद रखना, ये एनुअल है, एनुअल मतलब ईयरली, तो पहले 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वहां पर ईयरली डेटा नहीं गिवन होगा, तो हम उसको पहले ईयरली कन्वर्ट करेंगे। तो लेट अस डिस्कस विद द क्वेश्चन नाउ।
तो देखिए दो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ लिखे हैं, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। ये बेसिक क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है। अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 1500 यूनिट्स ऑफ एन आइटम पर मंथ, ईच कॉस्टिंग ₹27. द कॉस्ट पर ऑर्डर इज 150 and the inventory carrying charges work out to 20% of average inventory. Average inventory here only means purchase price only. तो आप ये याद रखना, ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, या परचेज प्राइस और परचेज कॉस्ट आप कुछ भी कह सकते हो। फाइंड आउट ईओक्यू एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। तो ईओक्यू और नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें पर ईयर निकालने हैं। तो अभी इसमें कॉस्टिंग का कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ हमें ईओक्यू और नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताने हैं। तो ईओक्यू का फॉर्मूला आपको पता ही है। ईओक्यू का जो फॉर्मूला होता है दैट यू नो वेरी वेल, अभी आपको बताया था, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट। देखिए बुक में ना कई बार वो अल्फाबेट्स यूज करते हैं, 2 इंटू एस इंटू पी या यू इंटू पी, तो वो आपकी मर्जी है, वरना आप इसको नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले सिंबल में लर्न करके फिर उनको लिखना वो मुझे थोड़ा टफ लगता है, तो आप इसको नॉर्मल सिंपल ऐसे फॉर्मूले, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब यहां देखिए, सबसे पहले आप चेक कीजिए, जो हमें इन्वेंट्री गिवन है एनुअल रिक्वायरमेंट 1500 यूनिट। अब आप कहेंगे पर मंथ गिवन है, तो इसको ईयरली कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू ब्रैकेट 1500 इंटू 12। वाई 12? क्योंकि हम उसको एनुअल डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1500 यूनिट हमें महीने की चाहिए, लेकिन यहाँ एनुअल रिक्वायरमेंट है, तो 1500 इंटू 12, ठीक है, इंटू 12 मंथ्स, इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। कितना दिया हुआ है कॉस्ट पर ऑर्डर? 150 अपॉन कैरिंग चार्जेस 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? जब मैंने भी आपको असम्पशन बताया कि जो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन होती है वो हमेशा परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस पे गिवन होती है। तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 27 है, तो ये हो जाएगा 20% ऑफ 27। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये एवरेज इन्वेंट्री का है, मतलब परचेज कॉस्ट की होता है। और जब भी आप याद रखना कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में गिवन होगी, तो जो उसका परचेज कॉस्ट होगा उस पर आप निकालेंगे, ना कि कॉस्ट पर ऑर्डर पे। कॉस्ट पर ऑर्डर अलग है और परचेज प्राइस अलग है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे ब्रैकेट को कैलकुलेटर की हेल्प से, कैलकुलेटर आप यूज करेंगे, तो ये ऊपर वाली वैल्यू तो आपकी बन जाएगी 54 लाख और ये बन जाएगा 5.4। और इसको जब आप स्क्वायर रूट से बाहर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1000 यूनिट्स। तो ईओक्यू हमारा कितना आ गया? 1000। तो एक बारी में हम कितना ऑर्डर करेंगे? दैट इज 1000 यूनिट्स। तो अब वो कह रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन ईओक्यू। ईओक्यू क्या होता है? एक बारी में हम कितना ऑर्डर करें। अब देखिए एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है? ये तो मंथली थी। एनुअल कितनी है? 1500 इंटू 12, तो 18,000 डिवाइडेड बाय ईओक्यू दैट इज 1000। तो कितना आया? 18 ऑर्डर्स। तो इसका मतलब हम ईयरली कितने ऑर्डर करेंगे एक ईयर में? दैट इज 18 ऑर्डर्स। फॉर्मूला समझ में आया? एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन ईओक्यू इनटू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ ईओक्यू, तो दैट इज एनुअल रिक्वायरमेंट इज 18,000 डिवाइड बाय ईओक्यू, जो हमने 1000 निकाला। तो सिर्फ इसमें एक ही दो ही पॉइंट थे, एक तो ये मंथली डेटा था उसको हमने एनुअल में कन्वर्ट किया, और जो कैरिंग कॉस्ट थी वो हमें डायरेक्टली गिवन नहीं थी। एवरेज इन्वेंट्री कुछ नहीं होता, वो परचेज कॉस्ट पे ही निकलती है हमेशा। तो ये हमारा आंसर 1 हो गया। ये मैंने बेसिकली आपको बताया बिकॉज इट इज ऑफ मंथली। अब ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इट इज फॉर क्वार्टरली, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं एनुअल सीधा वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें एनुअल गिवन हो, तो कंफ्यूजन वहां आती है जहां एनुअल ना गिवन हो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ईओक्यू एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन 1 क्वार्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर था नंबर ऑफ ईयर्स पर ईयर, यहाँ बोल रहा है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन 1 क्वार्टर। एक क्वार्टर में कितना करेंगे ऑफ द ईयर। देखिए हमारे को डेटा जो है क्वार्टरली कंजम्पशन ऑफ मटेरियल गिवन है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर गिवन है, कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट दोबारा 80% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, तो अगेन ये परचेज कॉस्ट पे ही निकलेगा।
तो फॉर्मूला आप दोबारा लिखेंगे, बट मैं नहीं लिख रहा बिकॉज हमने अभी ऊपर लिखा है 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट, तो सेम 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट। अब ये देखिए एक क्वार्टर का 2000 है और साल में कितने क्वार्टर होते हैं एनुअल निकालने के लिए 4 क्वार्टर्स। तो मैं यहाँ क्या करूँगा 2000 इंटू 4, ऊपर की मैंने क्या किया था इंटू 12, क्योंकि वो मंथली था। मंथली को ईयरली कन्वर्ट करने के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ये हमें क्वार्टरली गिवन है, तो ये एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा 2000 इंटू 4, ठीक है, इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर दैट इज 50 अपॉन स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट दैट इज 80% ऑफ परचेज प्राइस, तो दैट इज 40। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो अगेन 2 इंटू 2000 इंटू 4 इंटू 50 डिवाइड बाय, तो ये कितना आएगा आपका, तो देखिए आप कितना आएगा सॉल्व करके देखिए, नीचे 80% ऑफ 40 दैट इज 32, ऊपर आप ना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ले सकते हो, तो कितना आएगा 80,000। आप चेक कीजिए कैलकुलेटर्स की हेल्प से क्या आपको सेम आंसर मिल रहा है। 2000 इंटू 4 दैट इज 8000, it is 80,000 or 8 lakh, it is up to you, you tell me what is the answer। this is 8 lakh not 80,000। तो कैलकुलेटर यूज कीजिए। अब सिंपल आप क्या करोगे, पहले आप इसको आपने लिख लिया, अब आपको स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल आप इसको डिवाइड करो, 8 लाख डिवाइडेड बाय 32 और फिर सीधा आप इसका आंसर निकाल लोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करने के बाद, तो आपको आंसर पॉइंट में आएगा 158 पॉइंट, इट इज हाउ मच 158.11 यूनिट्स। तो हम इसको नेक्स्ट यूनिट में शिफ्ट कर देंगे दैट इज 159 यूनिट्स। तो ये हमारा इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो दिस इज आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 8 लाख डिवाइड बाय 32, तो ये हमारा आ गया। राउंड ऑफ आप कुछ लोग बोलते हैं 158 यूनिट्स, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट में अगर 0.11 भी आ रहा है तो हम उसको नेक्स्ट क्वांटिटी पे ही शिफ्ट करेंगे। मटेरियल कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अब वो क्या बोल रहा है दूसरी बात कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करोगे आप 1 क्वार्टर में, नॉट ईयर। तो क्वार्टर में प्लेस करने का क्या ऑर्डर होगा, तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे सेम फॉर्मूले में, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बट एक चेंज आ जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ क्वार्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ क्वार्टर। देखिए अभी तक फॉर्मूला में क्या कर रहे थे, एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन ईओक्यू, नीचे तो ईओक्यू ही रहेगा, नीचे चेंज नहीं होगा, लेकिन ये क्वार्टर की बात कर रहा है, ईयर की बात नहीं कर रहा। वहां पर था ईयर में कितने ऑर्डर्स होंगे, तो मैंने हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी उससे डिवाइड किया। अब हमें चाहिए क्वार्टर में कितने ऑर्डर होंगे, हमें क्वार्टर में कितनी रिक्वायरमेंट है 2000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वार्टरली रिक्वायरमेंट। तो प्लीज आप ये याद रखना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे क्वार्टरली रिक्वायरमेंट। तो क्वार्टरली रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है 2000, तो हम यहाँ पर 8000 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2000 डिवाइड बाय 159। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि हमने इसको कैसे किया। 2000 क्यों लिखा, बिकॉज वो कह रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप एक क्वार्टर में कितना प्लेस करोगे, तो उसके हिसाब से आपको देना है। तो इसका आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 12.5 समथिंग आएगा, तो आप उसको 13 ऑर्डर्स कर देना अप्रॉक्स, ठीक है। जनरली जो हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का, वो यही होता है एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन ईओक्यू, बट यहाँ पर बोल रहा है क्वार्टर में कितने ऑर्डर प्लेस होंगे। तो जब क्वार्टर के बारे में बात कर रहा है तो क्वार्टर की कितनी रिक्वायरमेंट है 2000, तो हम यहाँ लिखेंगे क्वार्टरली रिक्वायरमेंट 2000 डिवाइड बाय 159। अगर वो बोलेगा एनुअल ऑर्डर कितने होंगे, साल में कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो ऊपर एनुअल रिक्वायरमेंट ही आएगा। मोस्टली सारे क्वेश्चन में एनुअल रिक्वायरमेंट ही आता है, बट सिर्फ एक यही क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया जहां पर वो बोल रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन 1 क्वार्टर, तो उस केस में फिर ये चेंज हो जाएगा बस यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर टू यू।